Good morning, students. So today we are going to start our next lecture, and this is our last lecture of this chapter. Okay. So today we will finish this chapter. So this is our lecture number 3. So let's start. Yes, students. So we discussed about the importance of industry. ये हमने स्टडी कर लिया है इंडस्ट्री की. एक्चुअली ये जो चैप्टर था मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर किससे रिलेटेड था? इंडस्ट्री से. और ये कौन से टाइम पीरियड के बीच का? 1947 से लेके 1990 के बीच में जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, क्या इम्पोर्टेंस थी उनकी, क्या फीचर्स थी, ठीक है, और उसके गुड एंड बैड इफेक्ट क्या रहे हैं, किस तरीके से डेवलप किया गया, क्या स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की गई, तो वो सब मतलब कि हम उस टाइम पीरियड में 1947 से लेके 1990 के मिड में हमने ये सब क्या क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, क्या किया गया और वो क्या पहले कैसा था, तो ये सब स्टडी हमने इस चैप्टर में करना है. ठीक है, तो हम काफी कुछ स्टडी कर चुके हैं. और इससे मैंने बताया था पिछले चैप्टर जो था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, जिसके अंदर हमने एग्रीकल्चर के सभी कंसेप्ट पढ़े थे, क्या फीचर्स थे, क्या इंपॉर्टेंस थी, ठीक है, क्या क्या गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजीज अपनाई एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए. तो ये सब मतलब टोटली हमने सारा एग्रीकल्चर से जो था वो हमने पिछले जो है प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने स्टडी किया था. ओके, सो इस चैप्टर में हमने ये स्टडी वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, जिसके अंदर हमने देखा कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसके अंदर? एक कंट्री की डेवलपमेंट के अंदर. ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे, जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने स्टडी किए थे. फर्स्ट वाज एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक एपिसेंटर होता है. अगर किसी और मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी इकोनॉमी या कोई भी कंट्री जो है वो तभी डेवलप हो सकती है अगर उस इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो. अगर कोई भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती है तो वो इकोनॉमी या तो अंडर डेवलप्ड होगी या बैकवर्ड होगी. लेकिन अगर कोई इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड होती है तो वो इकोनॉमी डेवलपिंग या डेवलप्ड इकोनॉमी जो है वो बनती है. तो एक इकोनॉमी के इसका इट मीन्स कि एक इकोनॉमी को अगर आपने डेवलप करना है तो आपको अपनी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा, आपको इंडस्ट्रीज जो हैं वो वहां पर स्टैब्लिश करनी होगी और मॉडर्नाइजेशन करना होगा. तो ये बहुत जरूरी है. सो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक एपिसेंटर होती है. ओके, फिर हमने स्टडी किया था सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्स होती है, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर में पीछे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखा था कि जिसके अंदर एक लैंड है जो कि उस लैंड पर एक आप कह सकते हो एक मतलब कि एक फिक्स होता है अमाउंट जो आप प्रोडक्शन कर सकते हो, उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी एक लैंड की नहीं होगी. तो अगर आप जितने मर्जी और उसके ऊपर लेबर लगाएं तो उनका कोई फायदा नहीं है. ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है, प्रोडक्शन जीरो हो जाती है, प्रोडक्टिविटी जीरो होगी उनकी. तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपको कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेगा? इंडस्ट्रीज के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं. उसके यहाँ हमने इसको स्टडी कर चुके हैं हम लोग. सो वी स्टडीड अबाउट द सोर्सेज ऑफ मैकेनाइज मीन्स ऑफ फार्मिंग. हमने देखा कि फार्मिंग को मैकेनाइज यानी उनका मशीनीकरण करने के लिए, ठीक है, मशीनों का यूज करने के लिए किसका यूज होता है? इंडस्ट्रीज का. इंडस्ट्रीज से ही हमें क्या मिलती है? फार्मिंग करने के लिए हमें नई नई जो मशीनें हैं वो हम यूज करते हैं. तो एक मैकेनाइज मीन्स जो होते हैं फार्मिंग के, उसका इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो सोर्स होती हैं. ये भी हम स्टडी कर चुके हैं. नेक्स्ट हमने स्टडी किया था, यस वी स्टडीड अबाउट द इम्पार्ट चेंजेस इन टू ग्रोथ प्रोसेस. तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो है इंडस्ट्री जो होती हैं वो कैसे मतलब कि ना कैसे ग्रोथ की प्रोसेस में कैसे चेंजेस लाती हैं. ठीक है, तो ये सब हमने जैसे हमने देखा कि एग्रीकल्चर जो है, पहले एग्रीकल्चर को सब कैसे एग्रीकल्चर होती थी? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि सिर्फ जीवन चलाने के लिए लोग एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है, क्रॉपिंग करते थे. लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आती हैं तो प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ती है, इंडस्ट्रीज को चाहिए होती है, और वो कहाँ से मिलते हैं उनको रॉ मटेरियल वगैरह?
एग्रीकल्चर से मिलता है। तो जब एग्रीकल्चर से मिलेंगे तो क्या होगा, उनको प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जब वो प्रोडक्शन करते थे तो उनको ये पता चला कि कैसे वो जो है अपनी जो क्रॉपिंग कर रहे हैं वो सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए नहीं बल्कि अर्निंग करने के लिए भी वो एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। तो उन्होंने कमर्शियलाइजेशन सीखा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया जा सकता है, कैसे उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, रिवेन्यू जो है वो अर्न कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ सीखी हमने कि इंडस्ट्री जो है ये चीज़ें सिखाती हैं। फिर हमने देखा ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, कि कैसे जो है सिविलाइजेशन की ग्रोथ होती है, कि हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो अर्बनाइजेशन को क्रिएट करता है, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, अर्बन एरिया में स्टैब्लिश होती हैं। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज ओपन होंगी उतना ही वहाँ पर अर्बनाइजेशन होगा, और अर्बनाइजेशन से क्या होता है, आगे सिविलाइजेशन आता है, क्योंकि सभी हर एक कल्चर के, हर एक तरह के लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे मिलकर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर फैक्ट्री में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, सिविलाइजेशन आता है, सिविलाइज्ड होते हैं वो लोग एक साथ, मतलब उनकी वो हायर, मतलब उनकी एजुकेशन भी क्या होती है, हायर एजुकेशन होती है, स्किल एबिलिटी बढ़ती है, क्वालिटी हार्ड वर्क होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं वो, तो सिविलाइज हो जाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखिए, हमने बताया था कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, नई नई इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होती हैं, तो उससे अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रोथ करता है, कि ग्रोथ होती है। क्यों होती है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जो है उसके लिए एक बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसका अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, पैसा लगाने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। ठीक है, श्योरिटी के लिए इंश्योरेंस की जरूरत होती है। ओके, तो ये और अगर आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे तो आपको रोड वगैरह भी चाहिए। तो क्या होगा उससे, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, यानी इंडस्ट्रीज की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनता है। ओके, देन हमने स्टडी किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन अ साइन का नोन ऑफ ग्रोथ, की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है वो एक ग्रोथ के लिए एक एसेंशियल, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एक एसेंशियल कंडीशन होती है। ठीक है, कि बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के आप ये सोचे कि एक इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से होगी या फिर वो डेवलप हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ओके, देन हमने कंक्लूजन स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि इसमें हम जो इंडस्ट्री जो होती है वो एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। ठीक है, जो कि एक कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सब हमने देखा। सो नेक्स्ट हमने नेक्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो हमने देखा कि एक उस टाइम पर, मतलब कि जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर जो है ना, उसका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी था, कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे, वो फैक्टर हमने स्टडी किए थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किसका, स्टेट का या पब्लिक सेक्टर का क्यों जरूरी था इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो हमने उसमें ये सब स्टडी किया था कि 1947 से लेके 1991 में जो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज जो थी वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी गई थी, क्योंकि उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की जरूरत थी। हमने देखा कि क्यों, रीज़न क्या थे उसके, रीज़न क्या था, फर्स्ट रीज़न था लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कमी थी। ठीक है, तो जब कैपिटल की कमी थी, क्योंकि ब्रिटिश जो है यहाँ से सब कुछ ले गए थे, तो अभी हमें एक बैकवर्ड और एक स्टेगनेंट इकोनॉमी जो है वो हमें मिली थी। तो उस इकोनॉमी को एक बिग पुश की जरूरत थी, जो कि प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो इस तरह की इकोनॉमी के अंदर जो है अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव होते हैं। तो अगर एक बिग पुश की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, और बिग पुश में क्या है, मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए थी, जो सिर्फ कौन कर सकता था, पब्लिक सेक्टर। इसीलिए कैपिटल की क्या डेफिशिएंसी होने की वजह से, कमी होने की वजह से जो ये डिसाइड हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको, उसका मतलब कि उसे ही क्या करना पड़ेगा, उसका डायरेक्ट रोल होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन में। सेकंड हमने देखा था कि लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, कि कैसे जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो इस तरह की इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि लोगों की इनकम कम है, इनकम कम होने से वो डिमांड कम करते हैं, डिमांड कम करने से मार्केट का साइज बहुत लिमिटेड है।
ठीक है, लिमिट में हो जाता है, मार्केट बहुत बड़ी नहीं है, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं, वो उनकी इन्वेस्टमेंट लो होती है और लो इन्वेस्टमेंट की वजह से फिर से लो इनकम होगी। तो ये जो साइकिल चल रही थी, इस साइकिल को तोड़ने की जरूरत थी, और वो कैसे टूट सकती थी, जब पब्लिक सेक्टर जो है वो इसके अंदर एक बिग इन्वेस्टमेंट करेगी, क्योंकि जब वो इन्वेस्टमेंट करेगी तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करने से जब पैसा लगाएगी तो प्रोडक्शन होगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, मार्केट का साइज भी बढ़ेगा। तो ये जो साइकिल जो चल रही है ये क्या हो जाएगी, ये वहां पर टूटेगी। ओके, थर्ड हमने देखा था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के साथ ग्रोथ करना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को सिर्फ ग्रोथ नहीं चाहिए थी, सोशल जस्टिस भी चाहिए था। तो ये जो हमें पता है प्राइवेट सेक्टर होते हैं, दे आर ओनली प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, वे केवल प्रॉफिट मोटिव होते हैं, उनको उनका जो है किसी भी तरीके से सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। और गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है सिर्फ वही एक ऐसा है जो जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, यानी वो सोशल जस्टिस के साथ ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है, ना कि ये नहीं कि एक क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट दैट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट नॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मतलब कि वो गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट तो करेगी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, ना कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, लोग डिमांड करेंगे, ठीक है, मार्केट का साइज बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली बाद में प्रॉफिट अपने आप जो है बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन पहले तो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, जो सिर्फ कौन कर सकते थे, पब्लिक सेक्टर। ओके, yes, then we studied about the IPR, yani Industrial Policy Resolution 1956, डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट। तो हमने इसमें देखा कि 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1950 एक्ट जो है 1956 ये बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें की गई, जैसे कि यहाँ पर 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, 3 कौन कौन से थे, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। 3 इंडस्ट्रीज को 3 हिस्सों में उनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया, ठीक है। 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ इंडस्ट्रीज का, जिसके अंदर 3 कैटेगरी में डाला गया, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। जिसके अंदर देखा कुछ इंडस्ट्रीज हमने पब्लिक सेक्टर में डाली, कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों को उसमें दी, जिसके अंदर पब्लिक जो है वो एक क्या करेगा, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा पब्लिक। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो उनका क्या होता है, सेकेंडरी रोल होता है, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड हमने देखा कि जो दोनों कैटेगरी में नहीं आते जो इंडस्ट्री, यानी जो ना पब्लिक में आई है ना पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में आई है, वो जितनी भी इंडस्ट्री पर जाती हैं वो सब हम डाल देते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो इस तरीके से हमने देखा था। सेकंड हमने 1956 के रेजुलेशन में क्या किया था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इन्होंने क्या करा कि हर एक इंडस्ट्रीज, कोई भी प्राइवेट सेक्टर जब भी कोई इंडस्ट्री को ओपन करेगा, न्यू इंडस्ट्री ओपन करेगा, तो उसके लिए उसको लाइसेंसिंग की जरूरत होगी, लाइसेंस लेने की जरूरत होगी, चाहे वो न्यू इंडस्ट्री स्टैब्लिश करे या फिर वो पुरानी इंडस्ट्री के अंदर ही कोई क्या करना चाहता है, उसी को एक्सपेंड करना चाहता है, तब भी उसको लाइसेंस लेने की जरूरत है। जैसे कि अगर मान लो पहले उसका जो एक कोटा फिक्स करके उसने लाइसेंस ले लिया कि मैं इतनी यूनिट बनाऊंगा, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि मैं ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, तो उसको अपना कोटा बढ़ाना है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाएगा, उसको पहले उसके लिए नया लाइसेंस लेना होगा, देन वो अपना जो है न्यू जो अपने कोटे को एक्सपेंड कर सकता है। यानी अपनी इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करने के लिए भी लाइसेंस की नीड होती थी। और ये सब किस लिए किया गया, इसके पीछे एक ही मोटिव था कि जो क्यों ऐसा किया गया कि हर चीज के अंदर लाइसेंस की जरूरत हुई। ये सिर्फ एक इनका मेन मोटिव था कि जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहाँ पर इक्वालिटी को लाने के लिए इकोनॉमी के अंदर इन बैकवर्ड रीजन्स के अंदर भी ये प्राइवेट सेक्टर मतलब इनको एनकरेज करा गया, एनकरेज करना कि वो वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करें। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे क्या दिए इनको, बहुत सारे इनको कंसेशन भी दी है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा इंडस्ट्रियल कंसेशन देखा था हमने कि काफ़ी कंसेशन इन्होंने दी, इन्होंने इनको टैक्स में जो थी टैक्स हॉलीडे लगाई हैं, ठीक है, सब्सिडीज वगैरह दी, टैक्स हॉलीडे की सब्सिडीज दी कई चीज़ों के ऊपर, ताकि ये लोग जो हैं ये ऐसे बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनकरेज हो सके,
ठीक है। और इकोनॉमी के अंदर जो ये जो हमारी पूरी इकोनॉमी है उसके अंदर इक्वालिटी आ सके। ये नहीं है कि एक एरिया तो जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए और एक एरिया जो है वो बिल्कुल ही क्या रह जाए, बैकवर्ड रह जाए। तो ये इक्वालिटी लाने के लिए ऐसा सब किया गया। नेक्स्ट जो है हमने स्टडी किया था डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर हमने देखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी बहुत ज़रूरी थी। अगर इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट को इक्विटी एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी के गोल को प्रमोट करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हमें पता है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती हैं वो उसमें मेन क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं, उसकी ग्रोथ होती है, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए उसकी ग्रोथ की जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी थी कि इकोनॉमी के अंदर क्या करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर कैपिटल बहुत कम लगती है और लेबर इंटेंसिव, यानी वहाँ पर हम क्या करते हैं, वी यूज द लेबर इंटेंसिव टेक्निक, नोट द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ओके, सो इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक लेबर more labor uses uses than कैपिटल। ओके, और कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, कैपिटल का ज्यादा यूज होता है कंपैरेटिवली लेबर के। तो इसीलिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज होगी उतना ही क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक बड़ा ही क्या कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। सेकेंड हमने स्टडी किया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज दी देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है, सोशल जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी में। ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, आपको जरूरी आपको ये नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपने एक जगह इंडस्ट्री लगा दी फिर आप वहां से नहीं जा सकते, नहीं, ये इतनी छोटी होती है कि आप कहीं पर भी आप मूव कर सकते हो। तो ये क्या होती है, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को ये दर्शाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसीलिए ये क्या होती है, तो और जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उनको क्या होता है, उनको वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है एक बड़े स्केल के ऊपर इस्टेब्लिश की जाती हैं, तो उसको उनको एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए, और वो भी ऐसा एरिया जहाँ से उनको आसपास जितना भी जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब उनको आसपास के एरिया में क्या मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। तो वो सब कुछ देखकर एक जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री अपने आप को इस्टेब्लिश कर देती है। ठीक है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है आप उसको कहीं पर भी, ठीक है, इट मीन मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश एनीवेयर इररिस्पेक्टिव टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। मतलब आपको किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन की जरूरत नहीं होती, आप इसको कहीं पर भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दे रिक्वायरमेंट आर स्मॉल एज कम्पेयर टू एनी अदर लार्ज इंडस्ट्रीज। अगर आप दूसरी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कंपेरेटिवली इनकी जो है रिक्वायरमेंट जो होती है वो बहुत कम होती है। सो इट क्रिएट्स बैलेंस रीजनल ग्रोथ। Okay, then small scale industries need small investment and is therefore equity oriented. So referring to equality across the different sections of the society. The small scale industry needs small investment. ठीक है, इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है एंड देयरफॉर आर इक्विटी। अब मैंने आपको बताया था ना कि जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, अगर हम उस टाइम की बात करें 1947 के से 1990 के बीच में बात करें, तो उस टाइम पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसको बोला जाता था, जो जहां पर आप 5 लाख तक, ठीक है, 5 लाख तक अगर इन्वेस्टमेंट करते हो एक अपनी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो इंडस्ट्री क्या होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और आज के टाइम में एट प्रेजेंट ये अमाउंट कितनी है, 5 करोड़ की। ठीक है, 5 करोड़ जिसमें लगते हैं वो हमारी किसमें आएगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। ओके, तो उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट जो है इसमें काफी कम लगती थी। सो द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड रन टू बिजनेस एक्टिविटी आर स्मॉल एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्री के कंपेरेटिवली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, उसके अंदर आपको वो इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट होती है वो बहुत कम आपको रिक्वायरमेंट होती है किसी अपनी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई काम करना चाहता है, कोई काम सोच ले, लेकिन उसके पास इतना फाइनेंस नहीं है कि वो उस काम को स्टार्ट कर सके। तो क्या करता है, वो उसको तो स्केप कर देता है, उसको छोड़ देता है, लीव कर देता है कि छोड़ो, कि हमारे पास पैसा तो है नहीं है।
तो कैसे करें। लेकिन यहाँ पर जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं थी, तो इसीलिए जो क्या था, जो आम इंसान था, जो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था, वो भी ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकता था, वो खुद भी एम्प्लॉयमेंट होता था और वो और भी बहुत जनों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता था। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। सो इट प्रमोट इक्वालिटी, ये क्या करता है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहीं भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हो और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो, तो इक्वालिटी को प्रमोट करता है बिकॉज दे डजंट हैव इकोनॉमिक पावर इन देयर हैंड। क्योंकि इतनी छोटी इंडस्ट्री है तो वो कुछ लोगों के हाथों में नहीं आती ना इकोनॉमिक पावर। अगर मान लो ये छोटी छोटी इंडस्ट्री है, किसी ने छोड़ भी दी इंडस्ट्री, आपने बंद भी कर दिया, तो उससे कोई इफेक्ट कोई ना पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एक तरीके से एक पावर जो होती है ना, वो इकोनॉमिक पावर कुछ के हाथ में नहीं रहती है। एंड देन क्रिएट लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सबसे मेन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की फीचर है वो मतलब मेन जो है ना कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उनको क्रिएट करता है। ओके सब मतलब कि मेन पर्पज इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने का ये था कि एम्प्लॉयमेंट जब क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, अपने आप इनकम भी इंक्रीज होती चली जाएगी, इकोनॉमी में से पॉवर्टी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब इनकम लोगों के पास आएगी, लोग डिमांड करेंगे, प्रोडक्शन और ज्यादा करनी पड़ेगी, तो स्मॉल से लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती हैं वो भी वो उनकी भी ग्रोथ होती है, वो भी बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश होती हैं। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। Yes, next is silent features. Now we will discuss silent features of the strategy of industrial growth during the period of 1950 to 1990 and its goods and bad impact. Yes, now we will discuss the features of the strategy of industrial growth, and then after that we will study the study its goods and bad effects. क्योंकि ये तो जरूरी है, कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो अगर उसके हमें हमारा सामने कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं तो उसके साथ साथ नेगेटिव, तो नेगेटिविटी तो चलती ही चलती है, नेगेटिविटी तो अपने आप होगी क्योंकि कमियां, कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। जब कुछ कमियां होती हैं तभी उसको क्या किया जाता है, रिमूव करने के लिए और नई नई स्ट्रैटेजीज अडोप्ट की जाती हैं। तो हमेशा जब भी कुछ किया जाएगा तो उसके साथ उसका कोई ना कोई जो है डीमेरिट साथ में जरूर होगी। तो यहाँ भी हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर, हम इन इंडस्ट्रीज के अंदर ये देखेंगे, इनकी साइलेंट फीचर्स देखेंगे, इसके गुड एंड बैड इफेक्ट्स। So first is yes students, actually silent features में क्या है कि principal feature of strategy of industrial growth during the period of 1950 and 1990 were as follows. First is public enterprises were to play a central role in the process of industrialization, and you can say major role is performed by public sector. ओके पब्लिक सेक्टर जो है ना वो एक मेजर रोल प्ले करता है, परफॉर्म करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। Okay, second, private enterprises were to play only a secondary role in the process of industrialization and that too under permit license राज। जैसे हमने अभी पीछे देखा ना कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं वो कभी भी उनका जो है मेन मतलब उस टाइम पीरियड की बात करें तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो है मेन रोल किसका होता था, जो पब्लिक सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमेशा ही सेकेंडरी रोल प्ले करते थे क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव होते थे। लेकिन उस टाइम पर जो है जिस तरह की हमारी इकोनॉमी थी उसके अंदर जो ग्रोथ तो करनी थी, ग्रोथ के साथ सोशल जस्टिस भी होना जरूरी था, जो कब हो सकता था जब वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में है। तो इसीलिए हमने देखा कि उस टाइम पर जो था लाइसेंसिंग सिस्टम भी चलाया गया था, तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता था प्राइवेट सेक्टर को अगर उन्हें कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, तो लाइसेंस कौन देगा, पब्लिक सेक्टर। तो एक तरीके से मेन रोल किसका रहा, पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर डिसाइड करेगी ना कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कितनी कौन सी इंडस्ट्री खोल सकता है, कितनी उसमें कितना प्रोडक्शन कर सकता है, कितना एक्सपोर्ट कर सकता है, किन किन चीजों का इंपोर्ट कर सकता है, तो वो सब किसके हाथ में था, पब्लिक सेक्टर के। सो प्राइवेट एंटरप्राइजेस वर टू प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन and that too under permit license. So it was a system under which private entrepreneurs were to obtain the license for their industrial establishment.
ठीक है, मतलब उनको अपनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए लाइसेंस जो है वो लेना ही पड़ेगा एंड इट मोस्ट केसेस were to produce goods within the legally prescribed limit of the production capacity। मैंने आपको बोला ना कि उनको प्रोडक्शन भी करेंगे तो उसका भी एक कोटा फिक्स था कि आप इतनी ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो एक कोटा भी फिक्स कर दिया जाता था कि उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर फोकस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन प्राइवेट सेक्टर इज प्लेइंग अ सेकेंडरी रोल अंडर द लाइसेंसिंग सिस्टम। थर्ड क्या था आपके पास, फोकस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द substituting the import for self reliance। ओके, यानी कि यहाँ पर मेन क्या था, मेन ये प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी जो चीजें, मेन इनका मोटिव ये था कि जो चीजें बाहर से इंपोर्ट की जा रही हैं उन गुड्स की प्रोडक्शन अपनी ही कंट्री के अंदर की जाए, तो ये मेन इनका मोटिव रहता था। ठीक है, सो दैट प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स was to be accorded a high priority which were imported from rest of the world। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप इंपोर्ट कर रहे हो ना, उनको मतलब कि मेन प्रायोरिटी दी गई कि उनकी क्या किया जाएगा, उनका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी कि उन्हीं की ही प्रोडक्शन की जाए, ऐसी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की जाए जिसमें उन चीजों की प्रोडक्शन होगी जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सो द आइडिया वाज टू अचीव सेल्फ रिलायंस एज वेल एज इकोनॉमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मेन पर्पस क्या था ऐसा करने का मेन पर्पस ये था कि एक तो सेल्फ रिलायंस यानी अपने आप में ही हम आत्मनिर्भर हो जाएं, ठीक है, और हमें अपने जो फॉरेन एक्सचेंज का जो यूज है उसको इकोनॉमाइज तरीके से सही तरीके से फॉरेन एक्सचेंज का यूज करें, यानी उसको सेव कर लें। देन प्रोडक्ट नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट फोर्थ फीचर थी एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। मतलब एक मेन मोटिव इनका था, मेन फीचर क्या थी इसकी कि फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि उस टाइम हमारी एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी, तो उसको बैकवर्ड इकोनॉमी के अंदर हम अभी इतने कैपेबल नहीं थे कि हम बाहर की इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन कर सकें। ओके, तो उनको उस कंपटीशन से बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए इंडस्ट्रीज को क्या किया गया, इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया गया ताकि डोमेस्टिकली ही प्रोडक्शन को गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सके। तो प्रोडक्शन इज प्रोवाइडेड टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। एंड नेक्स्ट क्या था, लार्ज इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि मेन क्या था, लार्ज इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई जिसने कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया। ठीक है, हमने देखा ना कि अगर आपको फाइनेंस चाहे लार्ज इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए फाइनेंस के लिए बैंकिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करना जरूरी था। ठीक है, अगर सिक्योर करना था अपने आप को, अपनी इंडस्ट्रीज को, तो इंश्योरेंस की जरूरत थी। ओके, उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट करना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना है, तो रोड वगैरह का कंस्ट्रक्ट करके और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी बढ़ाना था। तो क्या साथ ही साथ हेल्थ भी देखनी है, तो हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करानी थी। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड हुआ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट, मोस्ट इंडस्ट्रीज वर इस्टेब्लिश टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वालिटी। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी वो इस्टेब्लिश की गई थी क्या क्रिएट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वालिटी को क्रिएट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास गुड इफेक्ट एंड बैड इफेक्ट। तो ये हमारे लास्ट टॉपिक है, गुड एंड बैड इफेक्ट। सो गुड एंड बैड इफेक्ट में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट गुड इफेक्ट, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ये स्टूडेंट सबसे फर्स्ट जो गुड इफेक्ट रहा हमारे इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इकोनॉमिक ग्रोथ गोटा बिग पुश। उसने इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको एक बड़ा क्या मिला, एक बिग पुश मिला, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर हमने देखा कि रिकॉर्ड किया कि बहुत अच्छी प्रोडक्शन हुई, मतलब कि काफी ग्रोथ हुई, जिसमें हमने देखा कि 6% पर एनम। यस, सो इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट राइजेस। देयर वाज अबाउट 6% एनुअल इंक्रीज इन आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 to 1990. So you can say increase in productivity 1950 to 1990 it was 6% per annum. Okay, next is second, there was a marked diversification of industrial sector। अब हमने देखा कि इसकी वजह से जो है जो क्या हुआ आपका जो इंडियन मतलब कि हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पर बहुत तरह की वेरियस इंडस्ट्रीज जो है वो भी इस्टेब्लिश हुई।
जिससे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जब मैंने आपको बताया था कि एक इकोनॉमी तभी डेवलप हो सकती है जब हमारे एक इकोनॉमी इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज जितनी ज्यादा डेवलप होंगी उतनी ही एक इकोनॉमी डेवलप होगी। तो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो उनको इस्टेब्लिश किया गया। एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का भी क्या रहा, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर के डेवलपमेंट में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। पीछे ये हम 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं इस चीज को कि कैसे जो है जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होती हैं तो उसकी वजह से जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट में वो कैसे कंट्रीब्यूशन देती है। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आल्सो कंट्रीब्यूटेड फॉर ग्रोथ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किस किस के अंदर किस अंदर कंट्रीब्यूशन देती है, ग्रोथ में, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। यानी कि सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के साथ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना और ग्रोथ करना एक इकोनॉमी की, वो उसका वो मेन कौन करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, सो दीज आर द गुड इफेक्ट्स ऑफ आवर इंडस्ट्रियलाइजेशन in between 1950 to 1990। ओके, सो लास्ट टॉपिक इज बैड इफेक्ट। सो जैसे बताया हमने कि एक कोई चीज अच्छी है तो उसके साथ साथ जो है उसको उसके अंदर जो कमियां हैं, या आप ये कहो कि उसको क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत लोग आ जाते हैं, या फिर उसके क्रिटिसिज्म्स, उसकी आलोचनाएं भी बहुत होती हैं, या उसके अंदर कमियां बहुत ज्यादा होती हैं, डीमेरिट्स भी साथ साथ चलती हैं। सो बैड इफेक्ट्स में देखते हैं, फर्स्ट इफेक्ट जो रहा वो था पब्लिक सेक्टर आर इनएफिशिएंट, करप्टेड, incurring huge losses, etc. So, okay, public sector monopolized gradually turned out to a dead social weight, inefficiency, करप्शन, लीकेज एंड पिलफरेज, मतलब कि बहुत ज्यादा चोरी होने लगी। इन पब्लिक सेक्टर जो थे वो इनएफिशिएंट थे, करप्टेड थे, बहुत ज्यादा क्या होने लगे वहां पर, वो पिलफरेज, वो छोटी छोटी चोरियां होने लगी बीच में। तो इससे जो है ना बहुत ज्यादा लॉस हुआ। ठीक है, मतलब अभी तो हम लोग डेवलप हो रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर में अभी से ये कमियां हुई कि करप्शन ज्यादा बढ़ गया, इनएफिशिएंसी आ गई। ठीक है, पिलफ्रेज यानी कि आपके छोटी छोटी चोरियां जो है वो आने लगी। सो इससे तो ये जो है ये मेन पब्लिक सेक्टर के अंदर ये मेन इसके क्या रहे, इसकी कमियां रही। सो बाय इंक्रीजिंग ह्यूज लॉसेस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लेड टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ स्क्योर नेशनल रिसोर्सेज। Second effect is protection to domestic product lead to growth, but our product were failed to meet the international standard। ये देखिए कितना बड़ा मेन लॉस था इसका कि हमने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या दिया, प्रोटेक्शन तो दी कि भाई हमें ग्रोथ करनी है अपनी इकोनॉमी की, तो वो अभी इंटरनेशनल लेवल पर क्या नहीं कर सकती, कंपटीशन नहीं कर सकती, तो उसको प्रोटेक्शन दी जाए। लेकिन इससे क्या हुआ, हम ऐसी प्रोडक्शन हम करने लगे जो कि इंटरनेशनल लेवल का जो स्टैंडर्ड था ना वहां पर हम उसके साथ compete नहीं कर सकते थे अपने प्रोडक्शन के साथ, तो वहां पर टोटली फेल हो गई। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो compete करने में पूरी तरीके से फेल रहे। एंड थर्ड इम्पैक्ट इज import substitution proved wrong as our foreign reserves are decreasing continuously। और हमारे import substitution प्रूव्ड रॉन्ग, हमारे जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी हमने कहा था ना पीछे अभी बताया था कि ज्यादातर उन्हीं इंडस्ट्रीज को के अंदर गुड्स को प्रायोरिटी दी गई प्रोड्यूस करने की जिनका बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये ना हमारे लिए ना बिल्कुल मतलब ये चीज जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था ये एक रॉन्ग रहा डिसीजन हमारा, बिल्कुल इसे रॉन्ग प्रूव किया इसने, क्योंकि इससे क्या हुआ जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स थे वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होते चले गए, क्योंकि हम बाहर के साथ compete नहीं कर रहे थे, अपनी इकोनॉमी के अंदर हम कर रहे थे, तो उससे क्या हुआ, आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टार्टेड श्रिंकिंग एंड अबव बाय द एंड ऑफ 1990 these stocks reached their bottom। ये स्टॉक जो था ना फॉरेन रिजर्व का ये अपने बॉटम पर पहुंच गया, and so much so that we had to pledge our gold reserves with the World Bank to salvage our borrowings। और इससे क्या हुआ कि जो जब हमारे बिल्कुल ही बॉटम पर पहुंच गया तो ये नौबत आई कि हमें वर्ल्ड बैंक के पास अपने गोल्ड को क्या करना पड़ा, प्लस यानी अपने गोल्ड को गिरवी रखना पड़ा अपने को बचाए रखने के लिए। Okay, so with the passage of time, so conclusion क्या है, with the passage of time bad effect of the strategy of industrialization started overshadowing the good effects, so much so that the government was compelled to revisit the entire strategy of economic growth, and this led to an emergence of new economic policy, the subject matter of chapter 6।
ठीक है, यही सब देखते हुए क्या हुआ, हमने ये डिसाइड किया कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक नई पॉलिसी लाई जाए, जो हम 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी। Okay, so student, today our chapter is completed now, so that's all for today. Have a good day.